नमस्कार मेरे साथियों। उम्मीद और आशा करता हूं कि सभी लोग अपने समस्त परिवार के साथ एकदम मस्त शानदार जिंदाबाद होंगे। मित्र, मैं आज इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज में एक ऐसा महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आया हूं जिससे हर प्रतियोगी परीक्षा में आप भारतवर्ष का कोई भी एग्जाम देते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट का या स्टेट गवर्नमेंट का, मैं जानता हूं एक से दो क्वेश्चन इस सेशन से आते हैं। टॉपिक का नाम है भारत के जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, अर्थात जितने भी भारत में वायोस्फीयर हैं उनके बारे में बेहतर तरीके से बताऊंगा। मित्र, फिर कह रहा हूं कि आप भारतवर्ष का कोई भी एग्जाम देते हैं, यूपीएससी, रेलवे, यूपी लेखपाल, पीसीएस, लोअर पीसीएस, कोई भी एग्जाम देते हैं आप, तो यहां से एक या दो क्वेश्चन मित्र पूछा जाता है। और एक दो क्वेश्चन की बहुत बड़ी इंपोर्टेंसी होती है आज के समय में मित्र, क्योंकि कंपटीशन बहुत हाई है। इसलिए यह सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई क्वेश्चन आपका छूटना नहीं चाहिए, उम्मीद भी करता हूं आप नोटबुक लेकर रख करके बैठें। और मैं आपको स्टेट वाइज जितने भी बायोस्फीयर हैं, जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र हैं, आपको बताऊंगा, उसकी इंपोर्टेंस ही बताऊंगा और क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, सारी बातों को आपको बता करके जाऊंगा, चिंता न करें मित्र। लेकिन गुजारिश ये करूंगा कि आप सेशन पर नए हो, सेशन को सब्सक्राइब कर लेना। आपका भाई इसी प्लेटफॉर्म पर जीएस के सारे विषय बिल्कुल फ्री निःशुल्क पढ़ाता है भाई। छोटा सेशन है, शानदार सेशन है मित्र, गुजारिश करूंगा कंप्लीट देखें मित्र, और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो मित्र, मैं आज आपको बेहतर तरीके से बायोस्फीयर के बारे में पढ़ाऊंगा। सबसे पहले आप लोगों को क्वेश्चन ये होना चाहिए कि बायोस्फीयर किसे कहते हैं, जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र किसे कहते हैं। जैवमंडल जो आरक्षित क्षेत्र होता है उसे किसे कहते हैं, किसे कहते हैं? कोई भाई बता सकता है कमेंट सेक्शन में? कोई भाई बता सकता है कि जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र किसे कहते हैं? तो मित्र, जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र वह प्राकृतिक क्षेत्र होता है, वह प्राकृतिक क्षेत्र होता है जिसमें जीव जंतु, पशु पक्षी, नदी, पहाड़, पर्वत श्रृंखलाएं, वनस्पति, उनको क्या कर दिया जाता है, संरक्षित कर दिया जाता है। अर्थात उसमें मानवीय गतिविधियों की पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। हालांकि कुछ क्षेत्र ऐसा भी होता है जिसमें थोड़ी बहुत मानव गतिविधियां हो सकती हैं, लेकिन जो जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र होते हैं वो मोस्टली मानवीय गतिविधियों से दूर रखे जाते हैं। वह क्षेत्र एकदम सेफ जोन के रूप में संरक्षित कर दिया जाता है। उस प्राकृतिक क्षेत्र को कहते हैं बायोस्फीयर, अर्थात जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र कहते हैं। बच्चों, मैं जानता हूं इतनी बातें क्लियर हो चुकी होंगी, अगर क्लियर नहीं है तो मैं इन सब बातों को लिख करके बता देता हूं। जरा ध्यान दीजिए, आप लोग हेडिंग बना लीजिए, जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र। जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र किसे कहते हैं बच्चों? तो ध्यान रखिएगा, वह प्राकृतिक स्थल जिसमें वनस्पति, पशु पक्षी, नदी, पहाड़, नदियां एवं पहाड़, नदियां एवं पहाड़ को संरक्षित कर दिया जाता है, कर दिया जाता है। उस प्राकृतिक स्थल को क्या कहा जाता है मित्र? जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र कर दिया जाए कहा जाता है। एक बात और कहूंगा, जो बायोस्फीयर अर्थात जो जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र की जो अवधारणा है वह आपकी मोस्टली 1976 से
ये अवधारणा कब से विकसित हुई है? 1976 से विकसित हुई है। और विकसित किस संगठन के द्वारा की गई है? तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बच्चों एक संगठन है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक संगठन है जिसका नाम क्या है? यूनेस्को। शायद यूनेस्को के बारे में आप नहीं जानते हैं, अगर जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते तो बताता हूं जरा उसके बारे में, यूनेस्को के बारे में और जान लीजिए ताकि चीजें आपकी और बेहतर तरीके से मित्र क्लियर हो सके। तो यूनेस्को, यूनेस्को कभी कभी इस यूनेस्को की बच्चों फुल फॉर्म पूछ ली जाती है। तो यू से क्या होता है मित्र? यूनाइटेड। हालांकि यूएन की एक संस्था है बच्चों जी, यूनाइटेड। एन से होता है नेशन, आप लोग लिखते चले नेशन। ई से क्या होता है? एजुकेशन होता है, एजुकेशन मतलब शिक्षा। एस से होता है मित्र संस्कृति, साइंस। और सी से होता है मित्र कल्चर, कल्चर मतलब संस्कृति। और ओ से होता है ऑर्गेनाइजेशन, मतलब संगठन। यू से यूनाइटेड नेशन, एजुकेशन, साइंस, कल्चर और ऑर्गेनाइजेशन, ये बच्चों इसकी फुल फॉर्म होती है। एक बात और बताऊंगा, कभी कभी मेरे दोस्त इसका हेडक्वार्टर पूछ लिया जाता है कि यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहां पर है। क्या बच्चों? हेडक्वार्टर मतलब जानते हैं? मुख्यालय। इसका मुख्यालय कहां पर है? तो बताइए आप। पेरिस में मेरे दोस्त। कहां पर है? पेरिस में, आप लोग याद रखें। और ये यूएन की एक संस्था है जिसका नाम क्या है? यूनेस्को। इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है। 1949 में इसकी स्थापना की गई थी। 1949 में। कब स्थापना की गई थी? 1949 में। और इसके अगर अध्यक्ष पूछे जाए कि यूनेस्को के अध्यक्ष कौन है वर्तमान समय में, तो आप क्या बताएंगे भाई? ओंद्रे ओजेले, ओंद्रे ओजेले इसके बच्चों अध्यक्ष हैं। इसके अध्यक्ष हैं, आप लोग याद रखना। ओंद्रे, ओंद्रे भी लिखा देखा होगा आपने। ओजेले इस वर्तमान समय इसके अध्यक्ष हैं, आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। तो ये यूएन की एक संस्था है। इसके द्वारा देखा जाए अपनी सूची में उन संरक्षित क्षेत्रों को शामिल कर दिया जाता है जो एकदम हॉट प्राकृतिक क्षेत्र होते हैं, उनको ही जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कहा जाता है। भारत के संदर्भ में देखा जाए मित्र, भारत के संदर्भ में देखा जाए तो भारत में मित्र 18 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं। कितने? 18 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं। मैं 2025 में ये क्लास पढ़ा रहा हूं। तो भारत सरकार द्वारा 18 स्थानों को इंडिया में, अपने देश में 18 स्थानों को जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है। एक और बात बताऊंगा मित्र, इन 18 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों में से 11 जो स्थल हैं, क्या है? स्थल, वो आपकी यूनेस्को की, ये यूनेस्को एक संस्था है बच्चों, यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल है। अर्थात जो 18 भारत सरकार द्वारा तो उसमें संरक्षित किया गया है, उनमें से 11 संरक्षित क्षेत्र ऐसे हैं जो यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल हैं बच्चों। ये सारे फैक्ट आप लोग याद कर लीजिए, क्योंकि ये सारे फैक्ट आपके एग्जाम पूछे जाते हैं। तो मैं जानता हूं कि ये सारी बातें आपको समझ में आ चुकी होंगी कि जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र किसे कहते हैं। वर्तमान समय भारत में कितने हैं? तो 18 हैं। यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में कितने शामिल हैं? तो 11 शामिल हैं। तो हालांकि मैं इन 18 को पूरा कंप्लीट बताऊंगा, स्टेट वाइज बताऊंगा, सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है, उत्तर में कौन सा है, दक्षिण में कौन सा है, इन सब के बारे में बेहतर तरीके से बताऊंगा। और कौन सा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है जो किस जीव जंतु या वनस्पति के लिए जाना जाता है,
इन सब के बारे में बेहतर तरीके से आपको स्टेट में मतलब स्टेट वाइज बताने का मैं प्रयास करूंगा मित्र। तो आप चाहो तो इन सब का एक छोटा सा प्यारा सा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर नहीं ले सकते तो आप प्लीज, मेरी गुजारिश है, स्क्रीनशॉट से लेने से बचें आप, और आप एक बेहतर तरीके से नोट जरूर बनाएं मित्र। क्योंकि अगर आपको एक बार सफलता मिल गई तो ये समझ लीजिए कि आप अपने जीवन में कहते हैं कि स्वर्ग कहां पर है, तो स्वर्ग मित्र पृथ्वी पर ही है। बशर्त है आपको उसे मेहनत से थोड़ा प्राप्त करना है। जो भाई स्क्रीनशॉट लेना चाहते ले सकते हैं। आप एक भारत का मैप बनाएंगे, इस तरीके का भारत का एक मैप बना लीजिए। इस तरीके से आप भारत का मैप बना लीजिए, और मैं आपको स्टेट वाइज बताऊंगा, लेकिन उससे पूर्व जो बायोस्फीयर रिजर्व हैं, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं, उसके बारे में कुछ विशेषताएं हैं, वो आपको बताना चाहता हूं। हालांकि जो जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है उसे 3 भागों में बांटा जाता है। एक भाग आपका ये रहा जिसे हम लोग कोर कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? कोर। ये कोर क्या है उसके बारे में बताऊंगा। उसके नंबर दूसरे दो पे आता है, इसे बफर जोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बफर जोन। और जो तीसरा वाला एरिया है, ये वाला, इसे मित्र संक्रमण क्षेत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संक्रमण क्षेत्र कहा जाता है। तो बायोस्फीयर जो क्षेत्र होता है उसे मोस्टली 3 भागों में बांट दिया जाता है। एक तो कोर होता है, दूसरा नंबर बफर होता है, बफर जोन होता है, तीसरा नंबर संक्रमण क्षेत्र होता है। अच्छा, कोर क्या है? ये जो कोर है, कोर जो क्षेत्र है वह क्या है? तो याद रखिए, जो कोर एरिया है, जो क्षेत्र है, वह बायोस्फीयर का एक ऐसा क्षेत्र होता है जिसमें किसी प्रकार की मानव गतिविधि नहीं की जाती। किसी प्रकार की, न तो मानव अधिकांश उसमें आवागमन कर सकता है, ना ही उसमें पर्यटन की दृष्टि से उसे देखने जा सकता है, और ना ही उसमें किसी प्रकार का मानव आवास उसमें स्थापित किया जा सकता है। तो ऐसा क्षेत्र जो पूरी तरीके से प्राकृतिक द्वारा दिया गया जो क्षेत्र है, उसे बिल्कुल एकदम सील कर दिया जाता है। उस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो बताइए। उस क्षेत्र को मोस्टली कोर क्षेत्र कहा जाता है। तो आप लिख सकते हैं, हाँ, कुछ कार्य हो सकते हैं, जैसे वैज्ञानिक शोध कार्य हो सकते हैं। वैज्ञानिक शोध कार्य हो सकते हैं बच्चों। कौन से क्षेत्र में? बताइए। कोर क्षेत्र में। ठीक है। और मॉनिटरिंग की जा सकती है, देख रेख इसमें की जा सकती है। वैज्ञानिक शोध कार्य हो सकते हैं, और देख रेख मॉनिटरिंग की जा सकती है इसकी। ठीक है। तो यह क्षेत्र बिल्कुल सबसे अंदर होता है। कैसे होता है? जैव मंडल के सबसे अंदर क्षेत्र होता है, सबसे भीतर होता है, सबसे भीतर क्षेत्र होता है बच्चों। ये इस बात को ध्यान रखेंगे। और इसमें मानवीय गतिविधियां प्रतिबंध होती हैं। गतिविधियां पूर्णतः प्रतिबंध होती हैं। कैसी होती हैं? प्रतिबंध होती हैं। तो ये क्षेत्र हम लोग क्या कहते हैं? कोर जोन कहा जाता है मित्र। अब तो मैं जानता हूं क्लियर हो चुका होगा। दूसरा जो आपका एरिया है, आप लोग नोट करते चलिए साथ में। दूसरा मित्र जो क्षेत्र है वह बफर जोन है। कौन सा? बफर जोन। बफर जोन कौन सा होता है मित्र? तो बफर जोन वह क्षेत्र होता है जिसमें मानव गतिविधि कुछ प्रतिबंधों के बाद
प्रतिबंध के बाद जारी रहती है। क्या रहती है? जारी रहती है। इसमें शिक्षण प्रशिक्षण संबंधी शोध कार्य भी किए जाते हैं। कौन से? शिक्षण प्रशिक्षण वैज्ञानिक शोध कार्य किए जाते हैं। शोध कार्य किए जाते हैं, किए जाते हैं बच्चों, लिख लेना आप, ठीक है। तो आप लोग बताइए बफर जोन किसे कहा जाता है? तो मानवीय विधि होती है, मानवीय जो गतिविधियां होती हैं कुछ प्रतिबंधों के साथ, उसमें मानव गतिविधियां की जाती हैं, मतलब थोड़ा बहुत आवागमन किया जा सकता है। और इसमें भी मानव आवास नहीं हो सकता है, मानव का घर नहीं हो सकता है इस क्षेत्र में। इस क्षेत्र को बफर जोन कहा जाता है। और जो तीसरा क्षेत्र है उसे हम लोग क्या कहते हैं? संक्रमण क्षेत्र कहा जाता है। तो आप लोग लिख सकते हैं इसको। जो तीसरा क्षेत्र होता है मित्र, उसे संक्रमण क्षेत्र कहते हैं। इसमें जो दैनिक क्रिया हैं वो सारी अधिकांशतः ओपन होती हैं। संक्रमण क्षेत्र, इसमें जो दैनिक क्रिया हैं, क्रियाएं अधिकांश होती है, अधिकांश होती है। लेकिन कुछ प्रतिबंधों के बाद पर्यटन के लिए क्षेत्र खोल दिया जाता है। किसके लिए? पर्यटन के लिए। संक्रमण क्षेत्र होता है वो पर्यटन के लिए ओपन होता है। मानव आवास भी इसमें हो सकते हैं, मानव आवासी बच्चों इसमें हो सकते हैं, और अनुसंधान कार्य भी इसमें हो सकते हैं। कौन से? अनुसंधान जो भी कार्य होते हैं मित्र, चाहे वैज्ञानिक हुआ या फिर चाहे एजुकेशन हुआ, वो सारी कार्य मित्र इसमें हो सकते हैं बच्चों। किसमें? संक्रमण क्षेत्र में। तो ये 3 क्षेत्र थे जो जैवमंडल आरएच क्षेत्र में के द्वारा विभाजित किए गए थे। अब मैं आपको वारी वारी से स्टेट वाइज बताने का प्रयास करूंगा, चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट दे सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा जो यूनेस्को के, किसके मित्र? यूनेस्को के, यूनेस्को के 18 में से 18 भारत सरकार द्वारा घोषित हैं, लेकिन उनमें से जो 11 क्षेत्र हैं जो यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल हैं, उनके बारे में सबसे पहले बताने का प्रयास करूंगा। यूनेस्को ने भारत का सर्वप्रथम कौन सा जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र अपनी विषय सूची में शामिल किया था, वो भी आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले जो यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में जो क्षेत्र शामिल किया गया था वो अपना कौन सा था? तो वो नीलगिरी था बच्चों। कौन सा था? नीलगिरी। ये अपना नीलगिरी, नीलगिरी है बच्चों। नीलगिरी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र, जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र। तो आप लोग लिख सकते हैं यहां पर, पहला कौन सा है? नीलगिरी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र। सबसे पहली बात, ये नीलगिरी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है मित्र, ये किस स्थान पर है? तो याद रखिए यह 3 राज्यों में है। कितने? 3 राज्यों में है। कौन कौन से? तो सबसे पहले केरल राज्य में है, दूसरा देखा जाए तो तमिलनाडु राज्य में है, और तीसरा नंबर कर्नाटक राज्य में है। याद रखिए नीलगिरी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है मित्र, यह कितने राज्यों में है? तो बताइए कि 3 राज्यों में है। कितने राज्यों में? 3 राज्यों में है। केरल में है, तमिलनाडु, कर्नाटक में। अच्छा, इसे यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में
विरासत सूची में कब शामिल किया गया? तो बताइए, इसे 2000 में शामिल किया गया था। कब शामिल किया गया था? वर्ष 2000 में शामिल किया गया था। और सबसे महत्वपूर्ण बात मित्र कि ये जो नीलगिरी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है, यह यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल होने वाला भारत का पहला जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है। क्या है? पहला बायोस्फीयर है बच्चों। तो चाहो तो इसको नोट कर सकते हैं, हालांकि क्वेश्चन आया हुआ है। यह मतलब नीलगिरी, यह यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल होने वाला प्रथम है। कैसा बच्चों? प्रथम। लिख सकते हैं अपनी भाषा में आप। जो नीलगिरी है, नीलगिरी को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में सबसे पहले शामिल किया गया था। यह भारत का पहला जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है। कौन सा? यूनेस्को। कब शामिल किया गया था? तो बताइए, वर्ष 2000 बच्चों। यह कितने राज्यों में स्थित है? तो एक केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक 3 राज्यों में स्थित है। मैं जानता हूं ये आपकी समझ में आ चुका होगा। मैं आपको टोटल 18 या 18 के बारे में कराऊंगा, लेकिन सबसे पहले जो 11 हैं कब कब शामिल किए गए पूरे सीरीज के अनुसार बताते हुए चलूंगा मित्र। आप चिंता न करें, बस आप चाहो तो इनका स्क्रीनशॉट कर ले सकते हैं, नोट कर सकते हो बच्चों। अब आगे जरा ध्यान दीजिए, जो दूसरा कौन सा है जो यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था? तो दूसरा है मित्र वेस्ट बंगाल। ये अपना वेस्ट बंगाल है मित्र। कलकत्ता इसकी राजधानी है। आप लोगों को यह बताना है, जो वेस्ट बंगाल है, क्या वह नेपाल से अपनी सीमा रेखा बनाता है? आप लोगों का क्वेश्चन है, वेस्ट बंगाल जिसकी राजधानी कलकत्ता है, यह क्या नेपाल से अपनी सीमा रेखा बनाता है या नहीं बनाता है? ध्यान दीजिए, यहां पर जो जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है, इसका नाम बच्चों क्या है? सुंदरवन। सुंदरवन जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र, बायोस्फीयर बच्चों। ये अपना वेस्ट बंगाल है। मैं WP लिख देता हूं, WB लिख देता हूं, आप लोग याद रखिए। और इसे कब शामिल किया गया था? तो वर्ष 2001 में शामिल किया गया था बच्चों, यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में। मैं यूनेस्को लिख देता हूं मित्र। आप समझ जाइए, इतने समझदार हैं, और इतने समझदार नहीं बनोगे तब तक काम भी नहीं चलेगा, आप एग्जाम पास नहीं कर सकते हैं। तो ये दूसरे नंबर पर है। सुंदरवन जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र किस राज्य में? वेस्ट बंगाल में है। और इसे वर्ष 2001 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में बच्चों शामिल किया गया था। ये दूसरे नंबर पर है। पहले के नंबर पर कौन सा था? नीलगिरी। जिसे कब शामिल किया गया था? वर्ष 2000 में शामिल किया गया था। नीलगिरी कितने राज्यों में है? तो 3 राज्यों में है, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में। मैं जानता हूं इतनी बातें समझ में आ चुकी होगी। अब जो तीसरा वाला है बच्चों, उसको बेहतर तरीके से याद रखना, पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में मित्र। जरा ध्यान दीजिए, जो तीसरा है मन्नार की खाड़ी। और मन्नार की खाड़ी बच्चों कहां पड़ती है? तमिलनाडु राज्य में। ये अपना तमिलनाडु राज्य है। देखो ये वाला, ठीक है, ये अपना तमिलनाडु राज्य है। मैं TM लिख देता हूं बच्चों, TM, शायद आपको दिखाई दे रहा हो। यहां पर मन्नार की खाड़ी है, मन्नार की खाड़ी। ये बच्चों क्या है? जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है बच्चों। आप लोग एक एक नोट करते जाइए। मन्नार की खाड़ी कहां पर है? तो बताइए, तमिलनाडु राज्य में है। और इसे यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में कब शामिल किया गया था, मन्नार की खाड़ी को? तो ध्यान रखिए, वर्ष 2001 में, जब सुंदरवन के डेल्टा को शामिल किया गया था यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में। यूनेस्को की
विश्व विरासत सूची में वर्ष 2001 में से शामिल किया गया था, आप लोग याद रखना। और जो मन्नार की खाड़ी है मित्र, ये जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है, यह समुद्री गाय के लिए जाना जाता है, समुद्री गाय के लिए बच्चों, किसके लिए? समुद्री गाय के लिए जाना जाता है। कौन सा? मन्नार की खाड़ी जो जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है, ये समुद्री गाय के लिए जाना जाता है। और यह भारत का एकमात्र ऐसा जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है जो जल में स्थित है, जलीय है। कैसा है? जलीय है। यह एकमात्र जलीय जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है, आरक्षित क्षेत्र बच्चों, शॉर्ट लिख दिया मैंने, ठीक है। यह भारत का एकमात्र, मतलब 18 में से एकमात्र जलीय जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है। मेरे भाई नोट कर लेना, हो सकता है फैक्ट के रूप में आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए तो वहां पर आपको कंफ्यूजन न हो, क्योंकि जब तक जीत की आप रणनीति नहीं बनाओगे तब तक आप जीत नहीं सकते मित्र। ये मैं नहीं, जितने भी विनर हुए हैं, जितने भी सफलतम व्यक्ति हुए हैं, उन्होंने अपनी रणनीति के अनुसार ही अपनी जीत हासिल की है। उम्मीद करता हूं कि अपने लाइफ की जीतने की रणनीति आप बेहतर तरीके से आप खुद बनाएंगे। तो समुद्री जो गाय कहां पाई जाती है? मन्नारी खाड़ी में। और मन्नारी खाड़ी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र कब घोषित किया गया था? तो वर्ष 2001 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। तो मैंने आपको 3 बता दिए बच्चों। पहला आपका नीलगिरी, दूसरा मैंने बताया आपको सुंदरवन का डेल्टा, तीसरा मैंने आपको बताया तो मन्नार की खाड़ी, ठीक है। और चौथा मित्र एक और नोट कर लीजिए, चौथा एक और नोट करिए मित्र, जो आपके एग्जाम में बन सकता है। कौन सा है? नंदा देवी। ये अपना उत्तराखंड राज्य है, ये वाला उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था वर्ष 2000 में। उत्तराखंड को मित्र मैं यूके लिख देता हूं, यूके। यूके का मतलब यूनाइटेड किंगडम नहीं है, उत्तराखंड है भाई, ठीक है, यूके। यहां पर कौन सा जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है? तो नंदा देवी मित्र। कौन सा? नंदा देवी। नंदा देवी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र क्लियर हुआ? नंदा देवी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र, इसे यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में कब शामिल किया गया था? तो वर्ष 2004 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में बच्चों शामिल किया गया था। कब? वर्ष 2004 में। नंदा देवी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र जो आपके उत्तराखंड राज्य में है, इसे यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में कब शामिल किया गया था? तो बताइए, वर्ष 2004 में। हालांकि ये डेट वगैरह जो ईयर है वो कम पूछी जाती है, लेकिन कभी कभी आप जैसे यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं, पीसीएस का एग्जाम दे रहे हैं, या फिर किसी स्टेट का एक ग्रेड सेकंड का उसका एग्जाम दे रहे हैं, तो हो सकता है क्वेश्चन ये आपसे इस तरीके से पूछ लिए जाए। और मेरा टारगेट यही है कि आपको पहले ही सूचित कर चुका हूं कि आप यूपीएससी से लेकर के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं मित्र, ये मेरा वादा है। तो ये मैंने आपको बताया उत्तराखंड नंदा देवी के बारे में। और आप उसके बाद एक और नोट करें जो यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल है मित्र, वो कौन सा है? तो उसे भी नोट कर लें। एक है नौकरेक बच्चों, और नौकरेक कहां पर है? ये मेघालय राज्य में। ये अपना मेघालय राज्य है। ये कौन सा है? मेघालय राज्य बच्चों। अरे मेघालय वही जहां पर सर्वाधिक वर्षा मापी जाती है। विश्व में सबसे ज्यादा वर्षा कहां पर होती है? मेघालय राज्य में तो होती है, खासी पहाड़ियों पर। चेरापूंजी और मानेसराम वहीं पर है मित्र, ठीक है। गारो खासी जयंतियां जनजातियां भी हैं। तो यहां पर बच्चों जो जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है उसका नाम क्या है? तो बताइए, नौकरेक है बच्चों। कौन सा? नौकरेक। नौकरेक जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र। आरक्षित क्षेत्र किस राज्य में मित्र? तो बताइए, मेघालय राज्य में है। इसे सब कब शामिल किया गया था? तो इसे यूनेस्को की बच्चों विषय सूची में वर्ष 2000 में शामिल किया गया था। कब? वर्ष 2000 में शामिल किया गया था यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में।
यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में कब शामिल किया गया था? तो वर्ष 2009 में शामिल किया गया था। ध्यान रखना, नोकरेक जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कहां पर है? तो बताइए, मेघालय राज्य में। बच्चों अगर आपको यहां पर नहीं समझ में आ रहा है तो इसी कलर से मैं मेघालय और लिख देता हूं, मेघालय में बच्चों, ठीक है। तो नोकरेक जैव मंडल क्षेत्र कहां पर है? मेघालय में। इसे यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में कब शामिल किया गया था? तो वर्ष 2009 में। बच्चों मैं जानता हूं ये 5 मैंने आपको बताए, पांचों आपको 100% याद हो गए होंगे। एक बार छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं। उत्तराखंड में कौन सा है? नंदा देवी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है। कब शामिल किया गया था? तो वर्ष 2004 में। जबकि मेघालय में कौन सा है? नोकरेक है, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है। इसे कब शामिल किया गया था? तो वर्ष 2009 में। सुंदरवन जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है, इसे वर्ष 2001 में शामिल किया गया था यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में। जबकि जो मन्नार की खाड़ी है, जो आपके तमिलनाडु राज्य में, यहां पर समुद्री गाय पाया जाता है और यह भारत का एकमात्र जलीय जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है। इसे यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में वर्ष 2001 में शामिल किया गया था। तो 2001 में सुंदरवन को और आपकी मन्नार की खाड़ी को शामिल किया गया था। उसके बाद आप देखेंगे नीलगिरी को। नीलगिरी है मित्र, यह 3 राज्यों में है, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक में। यह यूनेस्को की सूची में वर्ष 2000 में शामिल किया गया था। यह भारत का यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल होने वाला पहला क्या है? जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है। मैं जानता हूं ये जितने मैंने आपको बताए वो सारे आपको याद हो चुके होंगे। बच्चों चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उस पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ईमानदारी से यदि सेशन आपको ये अच्छा लग रहा है, मेरी गुजारिश है हाथ जोड़ करके मेरे भाई बहनों से, आपको ये सब कुछ याद हो रहा है तो प्लीज इस सेशन को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए और आप कमेंट्स में ये बताइए कि ये सेशन आपको कैसा लग रहा है। चलिएगा, मैंने 5 बता दिए, जो 11 आपकी विश्व विरासत सूची में शामिल है उसमें 5 मैं आपको बता चुका हूं। उसके बाद अगर आगे देखिए, 6वें नंबर का है पंचमढ़ी। कौन सा मित्र? पंचमढ़ी। पंचमढ़ी कहां पर है? पंचमढ़ी मित्र मध्य प्रदेश में, ये अपना मध्य प्रदेश स्टेट है। कौन सा है? मध्य प्रदेश, जिसे टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है, एमपी बोलते हैं इसे, एमपी। कौन सा मित्र? एमपी। तो यहां पर कौन कौन से हैं मित्र, जरा ध्यान दीजिए। 1 सेकंड, मैं इधर दिखाने का प्रयास करूंगा। यहां पर कौन सा है जिसे यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है? तो ध्यान रखना, पंचमढ़ी। पंचमढ़ी, पंचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, आरक्षित क्षेत्र। इसे कब शामिल किया गया था विश्व विरासत सूची में? तो बताइए, इसे वर्ष 2009 में शामिल किया गया था यूनेस्को की विश्व विरासत सूची। बच्चों कब? 2009 में शामिल किया गया था। पूछा जाए पंचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कहां पर है, तो मेरे भाई क्या बताएंगे? मध्य प्रदेश में। कौन सा? पंचमढ़ी। ये आपके 6वें नंबर का है। पंचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है, यह मध्य प्रदेश राज्य में वर्ष 2009 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था भाई। उसके बाद आगे जरा देखते हैं अगला कौन सा है। तो अगला है सिमलीपाल। ये सिमलीपाल कहां पड़ता है? उड़ीसा राज्य में। ये अपना उड़ीसा राज्य बच्चों, उड़ीसा राज्य, उड़ीसा। यहां पर कौन सा है? सिमलीपाल बच्चों, सिमलीपाल जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। आरक्षित क्षेत्र ये कहां पर है बच्चों? तो उड़ीसा राज्य में। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कहां पर है? तो उड़ीसा राज्य में। आप लोग याद रखोगे। इसे यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में कब शामिल किया गया था? तो ध्यान रखना, इसे भी बच्चों वर्ष 2009 में शामिल किया गया था। कब? वर्ष 2009 में शामिल किया गया था यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में। बच्चों क्लियर हो चुका होगा सिमलीपाल कहां पर है। तो बताइए बच्चों, आपको ये 18 याद करनी पड़ेगी, क्योंकि क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि निम्न में से कौन सा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र नहीं है, या इनमें से कौन सा यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल नहीं है जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। किसी भी तरीके से क्वेश्चन आए, आज आपकी बात कर ले जाएंगे, चिंता न करें मित्र, बस बने रहे मित्र। तो सिमलीपाल कहां पर है बताएंगे? उड़ीसा राज्य में है। जबकि पंचमढ़ी कहां पर है? तो बताएंगे मध्य प्रदेश में।
उसके बाद आगे चलते हैं, एक राज्य है छत्तीसगढ़। ये छत्तीसगढ़ राज्य है। छत्तीसगढ़ मित्र वही राज्य है जो मध्य प्रदेश से अलग हुआ था वर्ष 2009 में। मैं CH लिख देता हूं बच्चों, CH से समझ जाएंगे छत्तीसगढ़, CH इस तरह लिख दिया मैंने। ये छत्तीसगढ़ राज्य मैप पर, ठीक है। यहां पर कौन सा है, हालांकि यहां पर जो जयमंडल आरक्षित क्षेत्र है ये वाला, इसे हम लोग कहते हैं अचन कमार। अचन कमार, अचन कमार अलग अलग है, ठीक है, हालांकि एक ही है बच्चों। अचन कमार, कमार जो जयमंडल आरक्षित क्षेत्र है, जयमंडल आरक्षित जो क्षेत्र है, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है। इसे विश्व यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में कब शामिल किया गया था, तो बताइए वर्ष 2012 में। कब बच्चों, वर्ष 2012 में से शामिल किया गया था यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में। विश्व विरासत सूची में इसे शामिल किया गया था। और यह वन्य जीव और प्राणियों के लिए जाना जाता है। किसके लिए, वन्य जीव और प्राणियों के लिए, वन्य जीव प्राणियों के लिए जाना जाता है, ठीक है। आप लोग याद रखेंगे। आशा करता हूं ये आपके बिल्कुल समझ में आ चुका होगा। उसके बाद अगला देखिए, अगला जो जयमंडल आरक्षित क्षेत्र है मित्र, वो यहां पर है। चलो मैं इधर बताने का प्रयास करूंगा। ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार जयमंडल आरक्षित क्षेत्र, जयमंडल जो ग्रेट निकोबार जयमंडल आरक्षित क्षेत्र है, ये कहां पर है, तो आप बताएंगे मित्र, यह अंडमान निकोबार, निकोबार द्वीप समूह, द्वीप समूह में स्थित है बच्चों। वहां थोड़ी स्पेस कम था, इसलिए मैंने यहां बताने का आपको प्रयास किया। और ये आपके 9वें नंबर का था। 11 में से आपको 9 बता चुका हूं जो विश्व विरासत सूची में शामिल हैं। इसे कब शामिल किया गया था, तो ध्यान रखना, इसे वर्ष 2011 में शामिल किया गया था यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में बच्चों। कब, वर्ष 2011 में। ये आप लोग याद कर सकते हैं। अच्छा, आप लोगों से क्वेश्चन मेरा यह है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर हुआ करती थी, उसका नाम बदल करके वर्तमान समय में उसका नया नाम क्या कर दिया गया है, आप मुझे कमेंट सेक्शन बताएं। आगे जरा ध्यान दीजिए। उसके बाद आगे चलते हैं, एक यहां पर है सिक्किम राज्य में। यह सिक्किम राज्य है, भारत का जैविक राज्य भी कहते हैं इसे। कंचनजंगा, कंचनजंगा जयमंडल आरक्षित और क्षेत्र, आप नोट कर लीजिए, ठीक है। कंचनजंगा जयमंडल आरक्षित क्षेत्र, इसे यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में वर्ष 2018 में शामिल किया गया था। किसकी, कब शामिल किया गया था, तो बता सकते हैं कि 2018 में। यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में से कब शामिल किया गया कंचनजंगा को, तो बताइए 2018 में। यह बच्चों अपना असम राज्य है, ये असम राज्य है, असम राज्य, ये पूर्वोत्तर का असम राज्य है। यहां पर 2 जयमंडल आरक्षित क्षेत्र हैं। एक तो अपना मानस है बच्चों, कौन सा, मानस, मानस जयमंडल आरक्षित क्षेत्र में शॉर्ट में लिख देता हूं बच्चों, ठीक है। और ये किस राज्य में, असम में है। आप लोग लिख लीजिए असम राज्य, ये मैंने इंडिकेट कर दिया है असम राज्य, ठीक है। और दूसरा यहां पर है मित्र जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, असम में ही है, उसका नाम क्या है, डिब्रू सिखोवा। क्या नाम है, डिब्रू सिखोवा, शिखोवा जयमंडल आरक्षित क्षेत्र, जयमंडल आरक्षित क्षेत्र, आप लोग नोट कर लेना बच्चों। ये दोनों यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल नहीं है बच्चों,
ठीक है, आप केवल इतना याद रखेंगे कि मानस जयमंडल आरक्षित क्षेत्र कहां पर है, तो बताएंगे असम राज्य में है। डिब्रू सिखोवा कहां पर है, तो ये भी बच्चों जयमंडल आरक्षित क्षेत्र, ये भी सिक्किम राज्य में है। अर्थात इसकी विशेषता क्या है? डिब्रू सिखोवा जयमंडल आरक्षित क्षेत्र की विशेषता मित्र यह है, यह भारत का सबसे छोटा जयमंडल आरक्षित क्षेत्र है बच्चों, आप लोग नोट कर लेना। डिब्रू सिखोवा जो असम राज्य में है, यह भारत का सबसे छोटा जयमंडल आरक्षित क्षेत्र है बच्चों। ठीक है, आप लोग एक एक को बारी बारी से नोट कर सकते हैं। उसके बाद आप चाहो तो पहले इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बच्चों। अब जरा ध्यान दीजिए, डिब्रू सिखोवा के बारे में बता दिया, ये सबसे छोटा है। तो आप ये कहेंगे सर सबसे बड़ा कौन सा है? सबसे बड़ा कौन सा है? तो सबसे बड़ा है मित्र गुजरात राज्य में। कहां पर? गुजरात राज्य में। ये अपना गुजरात राज्य है, गुजरात राज्य है। और एक कच्छ का रण है, ये वाला कच्छ का रण जयमंडल आरक्षित और क्षेत्र। ठीक, जयमंडल आरक्षित क्षेत्र ये किस राज्य में? तो गुजरात राज्य में। किस राज्य में? गुजरात राज्य में। इसे यह भारत का, ध्यान रखना मित्र नोट करके, यह भारत का सबसे बड़ा जयमंडल आरक्षित क्षेत्र है बच्चों। अगर पूछा जाए भारत का सबसे बड़ा जयमंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है, तो कच्छ का रण। कौन सा मित्र? कच्छ का रण है। और सबसे छोटा कौन सा है, तो बताइए डिब्रू सिखोवा जो असम राज्य में। मैं जानता हूं इतनी बातें आप लोगों को क्लियर हो चुकी होंगी। उसके बाद लिखेंगे कोल्ड डिजर्ट। अगला है अपना कोल्ड डिजर्ट, ये अपना हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश। एचपी लिख देता हूं बच्चों, एचपी हिमाचल प्रदेश। यहां पर कौन सा है? कोल्ड डिजर्ट। कोल्ड डिजर्ट आप लोग नोट कर लीजिए, यह भारत का सबसे उत्तरतम जयमंडल आरक्षित क्षेत्र है। तो सबसे उत्तरतम जयमंडल आरक्षित क्षेत्र है बच्चों। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे दक्षिणतम कौन सा था, तो मैंने आपको जस्ट बताया था कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर जो आपको ग्रेट निकोबार था वही है मित्र। ठीक है, उसके बाद अगला देखेंगे मध्य प्रदेश में एक जयमंडल आरक्षित क्षेत्र है, यहां पर पन्ना जयमंडल आरक्षित क्षेत्र। ठीक है, पन्ना जयमंडल आरक्षित क्षेत्र ये कहां पर है? मध्य प्रदेश में बच्चों, आप लोग याद रखना। ठीक है, उसके बाद एक और है आंध्र प्रदेश में। आपके 18 पूरे हो जाएंगे। 18 नंबर का कौन सा है, तो बताइए ये वाला है, ये अपना आंध्र प्रदेश है बच्चों। आंध्र प्रदेश में कौन सा है, मैं इस ब्लू पेन से लेकर आऊं, तो शेषाचल पहाड़ी जयमंडल आरक्षित क्षेत्र। ये कहां पर है बच्चों, तो आंध्र प्रदेश में। कहां पर? आंध्र प्रदेश में। तो मैंने आपको आज भारत में जितने भी जयमंडल आरक्षित क्षेत्र थे उनकी क्या क्या विशेषता थी उन सब के बारे में बताने का प्रयास किया मैंने। कौन सा जयमंडल आरक्षित किस राज्य में है, क्या उसकी इंपोर्टेंस है, उनके बारे में बेहतर तरह से बताने का मैंने प्रयास किया। यह सेशन आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं मित्र। अगर रियली आपको अच्छा लगा तो मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं सेशन पे सेशन को सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। ऐसे यह सेशन उन लोगों तक पहुंचा दीजिए जिसकी इनकी जरूरत है मित्र, इसके लिए मैं रिक्वेस्ट करता हूं। शेयर अधिक से अधिक करिए और बगैर लाइक किए जाइए मत। नए सेशन में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।